रूस का आटा खाकर पाकिस्तान रूस से ही दगाबाजी करने में लगा है। यूक्रेन को हथियार बेचकर पैसा कमा रहा है और उसी पैसे से रूस से गेहूं खरीदकर अपनी आवाम का पेट पालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है? क्या किसी के दबाव में ये दोहरी चाल चली जा रही है? चाल है तो आखिर किसकी है? एक तरफ पाकिस्तान रूस से गेहूं खरीदता है और सस्ता तेल खरीदने की कोशिश में लगा है, अपने हेलीकॉप्टरों को अपग्रेड करवाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को करीब 230 हथियारों के कंटेनर भेज चुका है और अभी और हथियारों की खेप भेजने की फिराक में लगा है। इस दोहरे रवैये से पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या है पूरा मामला, बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडिर। खबर ऐसी है कि यूक्रेन की उप विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आ रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ऐसा पहली बार है जब यूक्रेन का कोई मंत्री भारत दौरे पर आया है। यूक्रेन की मंत्री रूस के मामले पर भारत के न्यूट्रल रुख पर बात करने के लिए यहां पहुंची हैं। लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस वार्ता के दौरान भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर भी बात करेगा, क्योंकि पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जो इस युद्ध का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है। वो रूस से भी फायदा उठा रहा है और यूक्रेन से तो पैसा भी कमा रहा है। पाकिस्तान सिर्फ यूक्रेन को टैंक, मिसाइल, गोला बारूद ही नहीं बेच रहा, बल्कि घातक मिसाइलों की तकनीक भी बेच रहा है। क्योंकि इससे पहले भी चीन, पाकिस्तान और यूक्रेन के बीच मिसाइलों की तकनीक को लेकर साठगांठ की खबरें सामने आ चुकी हैं। 2021 में पाकिस्तान यूक्रेन से टैंकों को तबाह करने वाली गाइडेड मिसाइलों को लेकर समझौता करना चाहता था। यह बात पुख्ता तब हो जाती है जब खबर आती है कि यूक्रेन ने उत्तर कोरिया को भी मिसाइल की तकनीक मुहैया करवाई थी और अब वही यूक्रेन हथियारों की भारी कमी से जूझ रहा है। जो टैंक उसने पाकिस्तान को बेचे थे, आज वो उन्हीं टैंकों को पाकिस्तान से वापस खरीद रहा है। यूक्रेन इस वक्त किसी से भी हथियार लेने के लिए राजी है। यूक्रेन को किसी भी कीमत पर हथियारों की जरूरत है और पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर पैसों की जरूरत है। तो दोनों की जुगलबंदी जरूरतों पर टिकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन को हथियार भेजने के साथ साथ पाकिस्तान चाहता है कि रूस उसके विमानों को अपग्रेड करे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ऐसा भी दावा कर रहा है कि वो जल्द ही रूस से सस्ता तेल खरीदने में कामयाब हो जाएगा। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक पुख्ता तौर पर नहीं हो पाई है कि वाकई में ऐसी कोई डील हुई है या बात चल रही है या ऐसा कुछ नहीं है। अब यहां समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और इससे भारत को नुकसान क्या है। एक तरफ भारत रूस के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत अपनी जरूरत का करीब 40% हथियार रूस से ही खरीदता है और यूक्रेन भी इन्हीं हथियारों का सामना कर रहा है। तो ऐसे में यूक्रेन का अनुभव पाकिस्तान के लिए मददगार साबित हो सकता है। पाकिस्तान चाहता है कि यूक्रेन उसके Mi-17 हेलीकॉप्टरों को अपग्रेड करने में मदद करे। पाकिस्तान यूक्रेन को T-80 टैंकों की सप्लाई कर रहा है, जिसे उसने उसी से खरीदा था। इस सब उधेड़-बुन के बाद सवाल यह भी उठता है कि क्या पाकिस्तान ने अपना पाला बदल लिया और इस अदला बदली से पाकिस्तान को कितना फायदा होने की उम्मीद है। दरअसल पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है, वो किसी से छिपी नहीं है। महंगाई ने आम नागरिकों को परेशान कर दिया है। डॉलर भी पाकिस्तान के पास खत्म हो चुका है और IMF ने भी अपनी उसकी शर्तें ऐसी हैं जिसे पाकिस्तान माने या ना माने वो दो राहे पर खड़ा है। ऐसे में तेल और बाकी जरूरी चीजों को आयात करने में भी पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। उसका सामान बंदरगाहों पर पड़ा सड़ रहा है। शुरुआत में पाकिस्तान ने चीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे इस्लामिक देशों के सामने अपना कटोरा फैलाया। मदद तो मिली, लेकिन कुछ खास मदद नहीं मिल पाई। IMF ने भी पाकिस्तान के सामने कई कड़ी शर्तें रख दी। ऐसे में रोज पाकिस्तान आर्थिक संकट से टूटता जा रहा है। बदहाली इस कदर है कि आटे के लिए 23 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लोगों ने अपनी जान से ज्यादा कीमत रोटी को दी है और इसी बात का फायदा पश्चिमी देश उठा सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे ही चाटुकारों की जरूरत है। ये देश पाकिस्तान के सामने डॉलर फेंककर यूक्रेन की मदद करवा सकते हैं या फिर करवा रहे हैं। रूस के साथ को कमजोर किया जा सके और इसके अलावा यूक्रेन तक हथियार पहुंचाना भी आसान हो सके, इसलिए पाकिस्तान की शायद मदद ली जा रही हो। इस मामले पर विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि पश्चिमी देश और खासतौर पर अमेरिका के दबाव में
पाकिस्तान मजबूर हो चुका है। पाकिस्तान को कहीं से भी मदद मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में अब पश्चिमी देश ही उसके लिए एक उम्मीद की किरण है। यूक्रेन को मदद करके पाकिस्तान पश्चिमी देशों से कर्ज हासिल कर सकता है, वहीं पश्चिमी देशों को भी इसका फायदा होगा। रूस का साथ देने वाला एक देश घट जाएगा, उसका एक वोट घट जाएगा। इसके अलावा यूक्रेन को कराची बंदरगाह से आसानी से मदद भी पहुंचाई जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान अपने इस हथकंडे में कितना कामयाब होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान पर चीन का मोटा कर्ज है। अभी हाल फिलहाल में ही $700 मिलियन पाकिस्तान को चीन से मिले हैं। हालांकि ये रकम पाकिस्तान के लिए नाकाफी है और इसलिए वो पश्चिमी देशों के डॉलर का जुगाड़ करने में लगा है। दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध पर भारत, चीन और रूस एक साथ खड़े दिखते हैं, तो क्या पाकिस्तान के अमेरिका की गोद में बैठने के बाद चीन पाकिस्तान को लोन देने से इनकार कर सकता है और रूस उसे गेहूं देने से इनकार कर सकता है। साथ ही रूस पाकिस्तान को दिए टैंकों को अपग्रेड करेगा या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए रूस भारत से कभी भी संबंध खराब नहीं करेगा, क्योंकि भारत रूस का व्यापार $40 अरब को पार कर चुका है। पिछले ही हफ्ते इस व्यापार को बढ़ाने के लिए कई और अहम बैठकें भी की गई। दूसरी तरफ यह भी देखने वाली बात है क्या पाकिस्तान अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक मदद के लिए रूस से दुश्मनी मोल लेने की हिमाकत कर सकेगा। अंत में आपको बताते चलें कि युद्ध के बाद पहली यूक्रेन की मंत्री हैं जो भारत आई हैं, वो 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक भारत में रहेंगी। वो यूक्रेन के हितों पर बात करने भारत आई हैं। मीनाक्षी लेखी से भी उनकी मुलाकात होगी। युद्ध को 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी भारत का रुख अब तक न्यूट्रल रहा है। यूएन में रूस के खिलाफ आए प्रस्तावों पर भारत ने अक्सर दूरी बनाई है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति अपनी मंत्री के जरिए भारत का समर्थन हासिल करने की पुरजोर कोशिश कर सकते हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। It was a great one. I'm very excited to be in India, both professional and personally. Personally, I've been in India for probably 7 times in Puttaparthi, which is a small village near Bangalore, inside Sri Satya Sai Baba's ashram. And he's my beloved guru. So again, being here as a deputy minister with my official visit is of a huge excitement. The conversation with the deputy minister was efficient. We discussed the very wide agenda of bilateral track, digital transformation, human assistance. Of course, I briefed the deputy minister about the military situation, which is quite difficult, and the reality where Ukrainians live when 10,000 of Ukrainians have been killed. These are civilians. When the civilian infrastructure has been damaged and broken and by the missiles attacks. So I think it was an important conversation, and we hope that our political dialogue would be much more intensified. And I also invited Deputy Minister to pay his visit in Kiev for the political consultations that we are supposed to have. He's there. My president will also do so in case if the phone conversation will take place, and we request this phone conversation. I think that India as a global player really is a Vishwaguru of the world, and this is what we also feel in Ukraine by actually fighting for the values. This is about justice, because the war that we have is not about NATO, it's not about the United States, it's about justice, because Russia has been questioning the very existence of my country. Within our history of 1,500 years, Ukraine never attacked any other country like your country. We never had this imperialistic and chauvinistic attitudes towards our neighbors. So I think for us it's crucial that we are the victim of the war, of unprovoked war, of the neo-colonial war. So we also feel that we have this arbitrary by promoting these values of justice, of peace, as your Prime Minister in Samarkand said, that it's not an era of war. I mean, we do support this purely and fully, but unfortunately we have aggressive countries who question the existence of other countries, and then the question of India's involvement as a leader in the global south, as a G20 presidency. I think that we hope that India would be involved and engaged into global issues and challenges, economic challenges, energy challenges, nuclear challenges to a greater extent, because the Ukrainian issue is a litmus paper today. Ma'am, how do you see India importing energy from Russia? How do you see India importing energy from Russia? I mean, look, we are not in the position of instructing India in their economic ties with other countries.
we only think that it's crucial to diversify all of the resources, not only energy but also military resources. Because what we see in my country, when you are dependent from Russia, they will always use this blackmail instrument. So I think that India should be pragmatic in diversing the energy resources, in diversing military contracts, in diversing political interaction, and we feel that there is extraordinary time that we live in. And as my president, Volodymyr Zelensky, says, extraordinary times need extraordinary decisions. So, of course, Prime Minister Modi, with his 3D policy of democracy, dialogue, and to my knowledge, it's diversity. I think that this 3D and no era of the war and strategic application is really, really important. So we hope that India and Ukraine would be, even though we're distant geographically, but we will become closer physically and politically and in many other ways.